हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा ले। तो आज हम बात करेंगे टीजीटी एसएसटी की आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको कोई जितने भी टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड आपके डाउट हैं, चाहे वो कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स रेफरेंस करनी है और किस तरीके से आपको डे बाय डे अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते जाना है, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम माइक लगा तो लेते हैं लेकिन उसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाती क्योंकि माइक ऑन करना भूल जाती हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और आवाज रिकॉर्ड नहीं, तो इसलिए मैं अभी नोटिस कर रही थी कि मेरा माइक ऑन है या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, डीएसएसबी की अगर बात करें तो डीएसएसबी में टीजीटी एसएसटी वाले बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? रीजन भी ये है कि यहाँ पर जिससे भी पूछो वो आपको ये बोल देता है कि 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ जाइए, और अगर आप साइज मतलब पढ़ने बैठते हो तो पहली बात तो आप इकट्ठा भी करोगे ना, तो मेरे वहां पर रखी हुई है सारी एनसीईआरटी। ठीक है, और कुछ यहाँ पर पड़ी हुई हैं, जिनके नोट्स बना रही हूँ यहाँ है और बाकी सारी वहां। ठीक है, तो आपका साइज देख के ही आधा आधा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक दो बुक नहीं है, अच्छा खासा बंडल बन जाता है आपका, और वो कंप्लीट करना प्लस उसमें से आपको ये याद रखना कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है, या फिर किस तरीके से प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और 6-7 महीने में मतलब 2-3 महीने में तो ये चीजें नहीं कंप्लीट हो पाती, टू बी फ्रैंक। ठीक है, तो आपके लिए कई चीजें मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और होप सो आप लोगों के लिए ये काफी यूजफुल रहेगी वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ टीजीटी एसएसटी के सब्जेक्ट के बारे में, एसएसटी के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, सिलेबस की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी, देखिए आपके टीजीटी एसएसटी में 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपका ज्योग्राफी, और 10 to 15 मार्क्स की आपकी टीचिंग पेडागोजी आती है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथड्स, ये सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन उस चीज को आप थोड़ा सा मतलब साइड में रखिएगा। पहले आपको तैयारी करनी है अपने सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट किस तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपका। यहीं पर अगर बात करें, आपका एंशिएंट में 2-3 टॉपिक हैं, जैसे कि हड़प्पा से सभ्यता, यहाँ से एक आध कोई क्वेश्चन देखने को मिले तो मिल जाए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज सलाह देना चाहूंगी कि हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ये तो आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और जो 1857 के बाद जो 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें कहाँ से कौन लड़ा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, और कांग्रेस कब बनी, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, कांग्रेस की कौन सी सभा में कौन अध्यक्ष था, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय कौन शासक था, ठीक है, और लुई 16 की पत्नी का क्या नाम था, ये थोड़े क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए काफी यूजफुल चीजें हो जाएंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जियोग्राफी की अगर बात करें तो जियो में आपको 6 to 12 तक की एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बुक के बारे में बताऊं तो कोई भी एक स्पेसिफिक बुक आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं कर सकती, पहली चीज, क्योंकि डीएसएसबी का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। ये वीडियो लंबी होगी लेकिन मैं आपको पूरी चीजें समझा के जाऊंगी ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और याद रखिए, जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ उन्हें लिख लीजिएगा कहीं से कहीं भी, और इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखिए, जियोग्राफी के लिए आप कौन सी बुक पढ़ेंगे? 6th, 7th, 8th, ये तो आपने सीटेट के ही टाइम पे पढ़ी होंगी। 9th, 10th ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 11th, 12th को बिल्कुल लास्ट में रखिएगा
पहले 9th-10th की जो एनसीईआरटी हैं उन्हें बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा ज्योग्राफी के लिए। अब बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, तो देखिए इको की अगर बात करें तो इको में आपका 9th से शुरू होती है आपकी इको, ठीक है, 9th से शुरू होती है और 12th तक। लेकिन इसमें क्या है ना कि कई बार आपका डीएसएसबी का जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वो कई बार रेशियो कुछ फिक्स नहीं रहता। जैसे कि आप अगर लास्ट टाइम देखेंगे तो हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से काफी अच्छे सारे क्वेश्चन आए थे, लगभग 30-28 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम जो आए थे, ठीक है। और इससे पहले की अगर बात करें तो उसमें जो इकोनॉमिक्स से सीधे 42 या 40 क्वेश्चंस आए थे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को या फिर कह दीजिए किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको इक्वली सबको इंपॉर्टेंट लेके चलना पड़ेगा। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में आप 9 to 12 एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। और मैं एनसीईआरटी इसलिए भी बोल रही हूँ ना क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी केवीएस का एग्जाम हुआ, केवीएस के एग्जाम में मतलब लाइन टू लाइन ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए। और बात रही मेरे नोट्स की, कई बच्चे परेशान हैं मेरे नोट्स को लेकर, तो देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे 12th तक की एनसीईआरटी आपकी देखनी पड़ रही है नोट्स के लिए, तो होप सो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे एनसीईआरटी के नोट्स, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर ज्योग्राफी हो, चारों आपको प्रोवाइड कर दूं। और लास्ट में आपको अगर टाइम अच्छे से बचा मेरे पास तो मैं आपको टीचिंग मेथड्स की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी सॉल्व करवा दूंगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक याद रखिए बात कि एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ मतलब डायरेक्टली लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, यहाँ पर है ना, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ेंगे ना हिस्ट्री का, तो वहां पर एक क्वेश्चन था कि फ्रेंच 1789 में महिलाओं का जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो उसमें क्या था, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था 39 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा था, ठीक है। तो आप जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि किसी ने ध्यान दिया ही नहीं होगा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी थी वो बच्चे कर ही आए, और कई बच्चे यही कंफ्यूज हो गए कि ये क्वेश्चन ही कहाँ से आ गया। तो आप एक बात याद रखिए, एनसीईआरटी आपको इस तरीके से करनी है ना कि पेज नंबर, इस पेज नंबर में इस पेज नंबर पे क्या लिखा है ये भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से, तब तो आप सोचिए कि आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि देखिए मेरे नोट्स की बात करें तो मैं अपने नोट्स में कोशिश कर रही हूँ कि आपके एनसीईआरटी के जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें इंक्लूड करके तब आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ, इसीलिए मुझे टाइम भी लग रहा है, ठीक है। वरना चाहूं तो मैं आपको जल्दी से चीजें प्रोवाइड कर दूं, लेकिन टाइम इसलिए लगता है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, नोट्स जो है डीएसएसबी का कोई फिक्स पैटर्न नहीं, फिक्स सिलेबस नहीं है। तो आपको जो नोट्स अवेलेबल होंगे ये आपके 9th 10th 11th 12th, ठीक है। 9th 10th के तो सारे टॉपिक्स और 11th 12th के जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो अब आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। लेकिन हाँ, लेवल जो होगा आपका वो थोड़ा अप ही रहेगा नोट्स का, ये याद रखिए। तो यहाँ पर आप एक ये चीज हो गई 9 to, आपको इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, 9 to 12th, ठीक है, ये याद रखिए। और वर्ल्ड हिस्ट्री आपको और मॉडर्न हिस्ट्री इतने अच्छे से कर लेनी है कि आपको पेज नंबर से लेकर किस टाइम पे क्या हुआ था ये भी याद होना चाहिए। मैं सही बता रही हूँ, अगर इतनी चीजें, और देखिए कुछ कुछ चीजें मैं इंपॉर्टेंट मैं भी आपको बता दूंगी, जैसे कि थोड़ा समराइज कर दूंगी चीजों को, जैसे कि कौन कौन से समय में कौन कौन वायसराय थे, उनकी क्या पॉलिसीज थी, इस तरीके की बुक। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन से न्यूज़पेपर्स आए उस समय, ठीक है, कौन से न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किए थे, किसके नाम से चले, कौन से संस्थाएं बनी, ये थोड़े से टॉपिक ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मैं आपको चैनल पे ही कोशिश करूंगी, नोट से थोड़ा फ्री हो जाऊं तो मैं आपको वहां करवा दूंगी चैनल पे, ठीक है, ये याद रखिएगा।
और बात रही टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैं आपको करा दूंगी, लेकिन हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप पढ़ेंगे क्या ये मैं बता देती हूँ। पहली बात तो आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। दूसरी चीज क्या लेंगे कि जो टीचिंग मेथड्स है इन्हें याद रखिए, इन्हें थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। और मतलब एसएसटी पढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें आपके लिए, जैसे सीटेट में अगर आप बात करते हैं तो एसएसटी वाले पोर्शन के लिए जो पेडागोजी होती है उसे थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अगर देख लेंगे तो आपके लिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। इजीली आप 8-9 स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपकी बुक्स, मैंने बता दी आपको एनसीईआरटी, ठीक है। इसके बाद बात करें पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखिए किसी भी एग्जाम में, ठीक है, सिलेबस के बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो वो आपका होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स। क्यों? क्योंकि वही आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, वो किस तरीके से आपके से चीजें पूछना चाहता है। तो लास्ट ईयर के जितने भी ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैं चैनल पे भी करवा दूंगी, ये बात। और दूसरी चीज नोट्स में भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी बच्चों को, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपका चीजें जो बेहतर होंगी वो दो ही चीजों के हिसाब से होंगी, या तो सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर आपकी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए मैं कोई भी चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो इसे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपकी क्षमताएं क्या हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। अपनी तैयारी जितनी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। देखिए रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे, लेकिन तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से अपने आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से चीजें लेके चलनी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगी वो नोट्स आपको बहुत समराइज वे में कोशिश करूंगी ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो सके और कम हो सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का लेवल ही अपने आप में बहुत, मतलब मुझे बनाने में इतनी मेहनत लग रही है, आप यकीन मानिए कि जब आप पढ़ने बैठेंगे ना आपका सर घूम जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी है, और नोट्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं नंबर शो हो रहा होगा, उससे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। देखिए 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न आता है और 100 मार्क्स का ही आपका जर्नल पेपर आता है। यहाँ पर जर्नल पेपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। तो जर्नल पार्ट अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देते हैं तो यहाँ पर आपको अराउंड 50 और 40 और 50 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 2 घंटे के पेपर में आपको 40 से 50 मिनट आपको सब्जेक्ट के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको स्पीड भी अपनी बिल्ड करनी है क्वेश्चंस पढ़ने की। दूसरी चीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की, ये भी स्पीड। और अगर आप ये चीजें घर से करके जाएंगे तो चीजें आपको एग्जाम हॉल में थोड़ी सी आसान लगेंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि मैम इतनी छोटी छोटी सी बातें क्यों बताते हैं। मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना नहीं पढ़ते, ये सब जीरो हो जाता है अगर आप एग्जाम हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं ना जो कि एंजाइटी हो जाती है उन्हें एग्जाम हॉल के प्रेशर से। तो अपने घर में ही एग्जाम हॉल को बना के चलेंगे। कोशिश करिए जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें तो ऐसा शांत माहौल में करिए जहां पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। उसके अलावा आप ये याद रखिए कि टाइम अपना हमेशा कम रखिए। जैसे कि आपको एग्जाम हॉल में आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप 1.5 घंटे या फिर थोड़ा सा ज्यादा 10-5 मिनट ऊपर करके अपना 20 मिनट्स ऐसे रखिए जो कि मतलब घर में ही, जो कि आपका एटलीस्ट जो टाइम पीरियड है ना वो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको और भी डिस्टरबेंस देखने को मिलती हैं, कई बार एग्जामिनर्स आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो यही बात याद रखिएगा कि डे 1 से अपने घर में 20 मिनट्स का थोड़ा कम टाइमर लगाइए। जैसे कि आपके 2 घंटे का पेपर है तो 120 मिनट्स आपके हो गए। 120 में क्या करिए 100 मिनट का लगाइए टाइमर,
ठीक है। और कोशिश कीजिए कि 100 मिनट में ही आपका, अगर आप इतना चीज अचीव कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में क्या होगा, आपको बर्डन नहीं रहेगा कि मेरा ये पार्ट अभी रह रहा है, ये मेरे को ये पार्ट अभी रह रहा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग होने के साथ साथ आपको कंपटीशन भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शांत रहते हुए चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपका टाइम कम बचा और आप चीजें सॉल्व करो, आते हुए भी चीजें गलत कर दोगे, ये याद रखिए। तो घर से ही तैयारी करके जाएंगे और कोशिश करते रहिए कि सारी चीजें होती रहें, ठीक है। और रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो प्रैक्टिस सेट देखिए, अगर मैं बताऊं आपको तो कोई भी है ना, डीएसएसबी में क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन आता है, कई चीजें ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली पुट अप करते हैं। तो अगर मुझे कोई प्रैक्टिस सेट लगेगा तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। बाकी अभी आप फिलहाल प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से करके चलिए। देखिए अभी भी मैं आपके नोट्स ही बना रही हूँ, ठीक है। तो कई चीजें होती हैं जो कि हमें लगता है कि बहुत इजी होती हैं, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो ना, जब आप करने बैठते हो, तब आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि किस तरीके से आपको चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, और कुछ रह गया होगा तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक चीज और, आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करा करें, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।